नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं किस्सा किताबों का। आमतौर पे मैं थोड़ी बात करता हूं, उसके बाद मिलवाता हूं आपको अपने मेहमान से, लेकिन आज किस्से को उलट रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा अपने मेहमान से। आज की हमारी मेहमान हैं भूमिका जोशी। भूमिका जोशी और वो अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हैं, खास बात ये है, इसलिए भी मैं चाहता हूं कि आप पहले उनको देख लें, उनके आसपास के नज़ारे को देख लें, उसके बाद हम बात शुरू करें। देखिए, भूमिका अल्मोड़ा में बैठी हुई हैं, तिलकपुर जगह है अल्मोड़ा की, इन्होंने बताया। पीछे आपको एक पुराना पहाड़ी घर दिख रहा है और धूप आई हुई है। उन्होंने खास तौर पे ये वक्त चुना, ये जगह चुनी, कहा कि मैं एक लोकेशन ढूंढ के रखी है मैंने, जहां इस वक्त अच्छी धूप होती है। और इस वक्त पहाड़ों पे धूप का जो मजा है, वो जो पहाड़ आने जाने वाले या पहाड़ में रहने वाले हैं वही समझ सकते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ मुंबई में, यहाँ न ठंड है और न धूप का ऐसा मजा है। फिर भी मेरे सामने भी जो नज़ारा है वो बुरा नहीं है, आसमान बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से मैं दिखा नहीं सकता हूँ जिस तरह भूमिका के पास ये लग्जरी है कि वो दिखा सकती हैं। मैं अगर पीछे का नज़ारा आपको दिखाऊंगा तो यह चेहरा पूरा काला हो जाएगा। तो भूमिका से मैं आपका परिचय करवाऊँ इससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, भूमिका से हमारी जो बात होनी है वो ख़ास होनी है। उनके हाथ में भी एक किताब है, मेरे हाथ में भी किताब है। इसका नाम है लच्छी। लच्छी भूमिका की नानी का नाम है और भूमिका ने अपनी नानी पर किताब लिखी है। ये ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस किताब के जो जो बैक कवर का फ़ोल्ड है, उसमें भूमिका का जो परिचय दिया हुआ है वो देखिए। भूमिका जोशी ज़ुबान से लखनऊआ और दिल से अल्मोड़िया हैं। दिमाग से फिलहाल अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी की शोधकर्ता और पीएचडी छात्र हैं। अपनी रूह के 4 हिस्से करने के सपने देखती हैं, ताकि एक अल्मोड़ा में लच्छी के कमरे में, एक लखनऊ में माँ की रसोई में, एक लंदन की सड़कों पर और एक दिल्ली के दोस्तों के साथ बस सके। सपना पूरा करने तक पढ़ने और पढ़ाने का आनंद ले रही हैं और ये उनकी पहली प्रकाशित रचना है। और भूमिका, आप अल्मोड़ा की रहने वाली हैं या मतलब आपका, क्योंकि इस किताब की एक और खास चीज जो मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, लिखी हुई भी दिखा सकता हूँ, पढ़ के बताता हूँ पहले, कि जो समर्पण होते हैं वो आमतौर पे बड़े किसी परिवार में किसी के नाम होते हैं। ये समर्पण भी बहुत जोरदार है। मेरे ननिहाल, माँ के ननिहाल, नानी के ननिहाल और दुनिया भर के ननिहालों के लिए। मुझे मुझे ये भी बहुत मेरे दिल को छूता है, इसलिए कि मैंने भी पिछले दिनों काफ़ी रिसर्च की। हमको हमारी दादी का नाम पता करने में बड़ी मशक्कत हुई और उसके बाद जब मैं परिवार के वंश वृक्ष देखता हूँ तो उसमें आदमियों के नाम तो होते हैं, लेकिन महिलाओं का जो वृक्ष होता है वो गायब हो जाता है। वो ट्री मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपनी माँ की तरफ भी जाऊँ तो उनके पिताजी और उनके पिताजी मिलते हैं, लेकिन माँ की माँ और फिर माँ उनकी माँ, ये वाला जो आपने ननिहालों का किस्सा जोड़ा है, जबकि ज़िंदगी तो हमारी इन दोनों हिस्सों से मिल के बनती है ना, तो हम एक तरफ का बड़ा वृक्ष बनाते हैं और दूसरी तरफ के वृक्ष को बिलो देते हैं, जिसे हमारी अवध की ज़ुबान में कहते हैं कि बिलो दिया गया। ये कैसे आपको अचानक, ये क्यों? ननिहालों नहीं को समर्पण करने का, ये सिर्फ ये विश्वनाथ निकेतन जो इस किताब का मुख्य पात्र है, वो आपका ननिहाल है। उसको उसमें जाकर ही ये एहसास जगा या आपकी जो एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई है, उसको पढ़ते हुए भी कहीं मन में ये आता है कि हाँ, इंसान इस तरह से क्यों आगे बढ़ता है? इसका थैंक यू तो आलोक जी, आपने आज टाइम निकाला और पहाड़ की धूप को का सुख लेने का मुझे एक और वजह मिल गई आज यहाँ बैठ के आपसे बात करने की। धूप तो हम दिन भर सेकने की कोशिश करते ही हैं, पर आज धूप की सिकाई के साथ आपके साथ बात करने का मौका भी मिला, सो थैंक यू। और आपका जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे लिए, खास करके क्योंकि ननिहाल, और खास करके अगर आप ननिहाल से दूर रहते हैं और वो शायद नाती पोतियों के लिए कम और माँ के लिए ज्यादा होता है कि मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ, और फिर नानी के घर पे तो कहानियां कविताएं कब से रची जा रही हैं। बचपन में मुझे एक्चुअली ननिहाल का मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता था और मुझे ननिहाल आना बहुत ही पेचीदा हम लोग विषमता मालकोट काम कहते हैं लगता। कहानी में, बिल्कुल। मालाकोट या मालकोट। हाँ, मालाकोट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था अल्मोड़ा आना, क्योंकि एक तो लखनऊ से अल्मोड़ा आने में बहुत देर लगती थी। पहले ट्रेन, फिर अगर टैक्सी मिल गई तो टैक्सी, नहीं तो किसी से ऑब्लिगेशन लेकर गाड़ी, फिर पहुंचो, फिर रास्ते भर उल्टियाँ, फिर यहाँ आके थोड़ा टाइम थोड़ा सेटल होने में। तो मुझे लगता था कि हम क्यों जा रहे हैं
और ये लोग इतनी दूर क्यों रहते हैं। तो मुझे बचपन में जो ननिहाल का शौक होता है ना, एक्चुअली बहुत, अगर मैं ऑनेस्टी से कहूँ तो नहीं था। मेरे ख्याल से जब मैं 2013 के टाइम यहाँ आई और मेरा ननिहाल जो है अल्मोड़ा की नागरिकता से बना। जो प्यार मुझे विश्वनाथ निकेतन से या अल्मोड़ा से पनपा एज एन अडल्ट, एज अ थिंकिंग अडल्ट, एज अ क्रिटिकली थिंकिंग अडल्ट, जब अपनी सोच बनी, वो जब अपनी सोच वाला प्यार होता है वो लंबा चलता है। जो थोपा हुआ प्यार होता है वो आता जाता रहता है। तो ये जो अपनी सोच वाला प्यार बना ननिहाल से, ये अल्मोड़ा में रहने से बना, उस अल्मोड़ियत को समझने से बना। और कैसे ये घर जो विश्वनाथ निकेतन है, जिस कहानी का मैं कहूँगी नाम लच्छी जरूर है, पर विश्वनाथ निकेतन वो घर भी इसका उतना ही पात्र है और काफी मुख्य पात्र है, जो इस ननिहाल को एक तरह से एम्बॉडी करता है। तो ये परिचय विश्वनाथ निकेतन के नागरिक, हर घर की भी अपनी नागरिकता हो सकती है। और जहाँ तक महिलाओं की नागरिकता के बारे में बात है, अब उस तो खैर कितनी लंबी कहानी है। और आपने बहुत सही पूछा कि फैमिली ट्रीज में, वृक्षावली में औरतों के नाम खास करके रह जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अगर मैं इसमें घुसाऊं, तो बहुत सारी सोसाइटीज, और एंथ्रोपोलॉजी में पहला सबक सिखाया जाता है कि कैसे वो मटर्नल सेंट्रिक हुआ करती थी। बहुत सारे सबक हैं ऐसे, कई अफ्रीका के एंशिएंट सोसाइटी से, इंडिया में भी बहुत सारे क्षेत्रों से सबक हमें मिले हैं कि एक्चुअली ये जो पितृसत्तात्मक फैमिली लीनेज है, ये काफ़ी नया इन्वेंशन है। और काफ़ी फैमिली लाइफ, पारिवारिक लाइफ या कहें सामाजिक लाइफ पहले मैटर्नल लाइन से भी चला करती थी। अब वो इतिहास हम भूल चुके हैं, भुलाया जा चुका है, दबाया जा चुका है। पर ये सब तो मैं एक कॉन्शियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में कह रही हूँ। आभास और सिखाई हुई चीज़ों में भी फ़र्क होता है। पर ये ननिहाल का जो आभास है, ये एक आभास है। इसको मैं नहीं कहूँगी, ये तो झूठ होगा कहना कि मैंने बड़ी मैटर्नल सोसाइटीज़ और उनकी कैसी लीनियज होती है, उसमें कितनी पितृसत्ता होती है, कितनी मातृसत्ता होती है। मातृसत्ता शब्द कहने में बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत ही विरोधाभासी शब्द लग रहा है इस समय। पर जो नागरिकता का परिचय है महिलाओं का, वो घर में, समाज में, और अल्मोड़ा जैसे समाज में, जहाँ पे इतनी तरह की नागरिकताएं पनपती हैं जो हम दूर से समझ नहीं सकते। ये हम कई बार इसको आंचलिक करार कर देते हैं और समझ नहीं पाते हैं। बट एक तरह से कहूँगी तो मिश्रित सा अनुभव है, पर ननिहाल मेरे लिए एक आभास है, जो आभास शायद बहुत लोगों के लिए होता है। नानी का घर, माँ की माँ का घर, मामा मौसियों वाली जगह, वो एक आभास है। और मेरे ख्याल से किताब को उस आभास के प्रति समर्पित करने के लिए कि पीछे जो मेरी मंशा थी, वो यही मंशा थी। ये मंशा बहुत कॉन्शियस नहीं थी। ये मंशा थी कि ये जो आभास का जो आनंद है, वो हर किसी ना किसी रूप में हम फील किया होता है। वो मुझे मुश्किल है समझना कि वो लाड़ और वो दुलार किसी ने ना फील किया हो, किसी भी मात्रा में हो सकता है वो, पर वो आभास ही इस किताब को लिखने की वजह भी है, उसका उसका ध्येय भी है, और उसी से वो पिरोई हुई भी है। जी। तो मैंने देखिए शुरुआत की भूमिका के परिचय से, भूमिका को दिखाकर, और इसके बाद मैं वो रस्म निभा लूँ जो मेरा धर्म है कि मैं दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि भाई अगर आप अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगर आप नया वीडियो आए या मैं लाइव आऊँ तो आपको खबर मिल जाया करे। और यहाँ पर एक बात और कि अगर आप satyhindi.com पर इसे देख रहे हैं, तो सत्य हिंदी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्य हिंदी एक मुहिम है सच की आवाज को मजबूत रखने की, इस परिस्थिति में जो बहुत जरूरी है। और सदस्य बन के आप न सिर्फ सत्य हिंदी टीम की मदद करते हैं, बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसकी आज की तारीख में न सिर्फ हमको जरूरत है, बल्कि आपको भी जरूरत है। और अब सत्य हिंदी का एक एंड्रॉयड ऐप भी बन गया है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना उस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फोन पर आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ एक और जी, आपके ऐप पे कांग्रेचुलेशंस। आई एम श्योर आपके पास कहने के लिए और भी कुछ है, पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हिंदी
जगत में, हिंदी समाज में, हिंदी पढ़ने लिखने समझने वालों के समक्ष, खासकर कि मीडिया, हिंदी मीडिया में ऐसी बहुत ज़रूरतें हैं इन पहलों की और इन पहलुओं को उजागर करने की। सो थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये ऐसी कोई मुहिम संभाली हुई है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। सो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू बोथ। धन्यवाद। और एक धन्यवाद मुझे साथ में करना है, वो शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। वो है सौरभ द्विवेदी का, जो लल्लन टॉप के संपादक हैं। मैंने सौरभ का इंटरव्यू देखा भूमिका का, और वो इंटरव्यू मुझे मेरे पिताजी ने भेजा लिंक, कहा कि भाई ये इंटरव्यू देखो, कितनी बढ़िया बातचीत है। और उस किताब को पढ़ने के बाद, उसके बाद मैंने वो किताब मंगवाई, मुझे वाणी प्रकाशन ने वो किताब भेज दी। किताब वाली जो उनकी अदिति माहेश्वरी हैं, उन्होंने भूमिका का संपर्क भी दिया। और भूमिका का और मेरा इसमें अब रिश्ते जुड़ते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कि देखिए, लखनऊ हमारा एक कॉमन कनेक्शन है। अल्मोड़ा मेरा पैतृक घर है। बहुत कम रहा हूँ मैं, बचपन में मैं जाता था कई बार वहाँ, लेकिन वहाँ मैं बहुत कम समय रहा हूँ। और भूमिका के नाना जी, जिनका इस किताब में काफी जिक्र है, तिवारी साहब, एच.सी. तिवारी वो और मेरे पिताजी एक ही विभाग में, यानी उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में काम किया करते थे। ये कनेक्शन उसके बाद फिर जुड़ गया। और एंथ्रोपोलॉजी से भी मेरा एक संबंध है। मैंने खुद नहीं पढ़ी है लेकिन मेरी बेटी एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट रही है उसने, और वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद उसने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का फैसला किया, जो हमारे यहाँ बहुत लोगों को बहुत अजीब लगा, लेकिन अब जिंदगी है और मुझे लगता है कि अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में। तो यहाँ से मैं तार जोड़ता हूँ भूमिका, ये जो जिंदगी के तार जुड़ते हैं, जैसे लखनऊ, आपने अल्मोड़ा के साथ तो अपने रिश्ते जोड़ दिए, लखनऊ के साथ कैसा संबंध जुड़ता है? और लखनऊ, उस लखनऊ में जहाँ आप गोमती नगर में रहती हैं, जिसे लखनऊ वाले लखनऊ मानते नहीं है। मैं भी वहाँ, मैं लखनऊ में क्योंकि कई जगह रहा हूँ। अशोक मार्ग में रहता था, जो लखनऊ का सबसे पॉश एड्रेस था जब हम गए थे। और उसके बाद हम निशादगंज की गलियों में रहे, 7वीं गली में रहता था मैं निशादगंज की। उसके बाद से हम महानगर में हैं। महानगर को भी पुराने लोग लखनऊ नहीं मानते थे, लेकिन अब महानगर लखनऊ का सेंटर जैसा हो गया है। तो अब गोमती नगर में रहते हुए, और जो कहा गया मिजाज से लखनऊआ हैं भूमिका, और ये बहुत लोग कहते भी हैं जो लखनऊ के नहीं हैं, जैसे सौरभ द्विवेदी कानपुर के हैं, और हम लखनऊ वालों को अगर कोई कानपुर के आसपास का कुछ बता दे तो इससे बड़ा अपमान हम कुछ महसूस नहीं करते हैं। तो लखनऊ से जो कनेक्शन है वो कैसा है, कितना? सौरभ और अदिति का तो खैर मैं आभार हमेशा से अदा करूंगी और शायद करती रहूंगी, क्योंकि उनके बिना ये किताब साक्षात रूप में आती ही नहीं। सो थैंक यू सौरभ, अदिति, ये औपचारिक नहीं है, ये दिल से है। थैंक यू सो मच। हिमांशु ने अच्छी एक विकट स्थिति खड़ी कर दी मेरे सामने कि मुझे बार बार अपने आप को लखनऊ प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि आला लखनऊ तो वही बन गए हैं। लखनऊ और कानपुर की जो आपने बात की ना, एक्चुअली मेरी पैदाइश कानपुर की है, तो मैं थोड़ा कानपुरिया भी अपने आप को क्लेम कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैं अब पहाड़ उत्तराखंडी भी हूँ, अल्मोड़िया भी हूँ, लखनऊ भी हूँ, कानपुरिया भी हूँ, आजकल थोड़ी अतकच्ची अमेरिकन भी हूँ, कभी ब्रिटिश भी रह चुकी हूँ। तो अब जो समझिए खिचड़ी बन चुकी है मेरे जीवन की। पर खिचड़ी का स्वाद और खिचड़ी का कंफर्ट भी सबसे बढ़िया होता है। बीमारी में, माँ की याद में, घर के स्वाद में खिचड़ी ही याद आती है। सो आई एम वेरी प्राउड टू क्लेम माई खिचड़ी हेरिटेज नाउ। लखनऊ में मतलब मैं तो क्लास 12 तक लखनऊ में ही थी, और लखनऊ क्योंकि मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश PWD में थे काफ़ी समय तक कार्यरत, उनको रिटायर हुए कुछ समय हो गया है। तो कानपुर, मेरठ, लखनऊ, इन 3 शहरों के बीच मेरा ज़्यादा बचपन बीता, और ज़्यादातर लखनऊ में ही। पिताजी फिर यहाँ बेचारे भटकते रहे अकेले अकेले, क्योंकि माँ और हमने तय कर लिया था कि हम लखनऊ में ही रहेंगे, ज़्यादातर पढ़ाई की वजह से। तो लखनऊ में तो खैर स्कूल के समय के उस अल्हड़पन के, उस बचपन के, गोमती नगर जो लखनऊ पहले नहीं था, अब थोड़ा बहुत क्लेम कर लेता है, कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं मानते हैं। वहाँ पे स्कूल जाने के, लखनऊ के फ्लेवर के, दोस्ती के, वो सारे रिश्ते तो अभी भी बने हुए हैं। वो अलग बात है कि लखनऊ में इतना रहना नहीं हो पाता, पर मेरे ख्याल से जो लखनऊ का हो जाता है वो उसको छोड़ भी नहीं सकता। यू कैन टेक द गर्ल आउट ऑफ लखनऊ, बट यू कांट टेक द लखनऊ आउट ऑफ द गर्ल वाली बात है।
कभी-कभी जब गुस्से में मुँह से अभद्र शब्द निकलते हैं तो वो लखनऊ वाले ही निकलते हैं। प्यार से निकलते हैं तो वो भी लखनऊ वाले ही निकलते हैं। हम का शब्द मेरा धीरे-धीरे प्रयोग कम हो चुका है क्योंकि वो थोड़ा बहुत दिल्लीपना आ गया है। लेकिन जब लखनऊ वालों से मिलती हूँ तो वापस वही रॉयल भी हम निकल भी आता है। हम आप वाली कन्वर्सेशन भी हो जाती है। तो हाँ, मैं तो अपने आप को यूपी वाली ही बता सकती हूँ क्योंकि मेरी सेंसिबिलिटी पूरी रूप से अभी भी वही है जो मेरे ख्याल से जाए नहीं जाएगी। तो मैंने जब भूमिका से बात की, भूमिका ने 2 बार बात होने के बाद मुझे कहा कि आलोक जी, आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? तो मेरा जो लॉजिक यही था कि भाई मैं लखनऊ में बड़ा हुआ हूँ और मेरे मुंह से किसी के लिए तुम या तू निकलता नहीं है। बहुत बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से मैं भूमिका को आप कह रहा हूँ। भूमिका उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, मैं इनको तुम कह सकता हूँ आराम से, लेकिन आदत पड़ी हुई है और मुझे लगता है वो आदत तोड़ के बात करना अच्छा नहीं रहता है। अब आप मुझे भूमिका थोड़ा लच्छी के बारे में बताइए, जो किताब है आपकी। मैंने तो पढ़ी है, मुझे इसका बहुत मैंने मजा लिया, बहुत आनंददायक किताब है। ऐसा लगता है कि जैसे अपने अंदर झांकने का मौका दे रही है हमको। अपनी भी इसको पढ़ने में मतलब आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। छोटी सी किताब है, 151 पेज की, तो एक बार में 2 घंटे के अंदर पढ़ के खत्म हो जाती, लेकिन नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो बीच बीच में अपनी यादों में खो जाते हैं। लगता है अच्छा, ऐसा तो शायद हम भी ऐसा करते तो क्या हम उस कमरे में जाके ढूंढते तो कुछ मिलता। मैंने सोचा कहीं मेरी माँ के संदूक में ऐसी चिट्ठियां हो सकती हैं क्या। तो ये जो चिट्ठियों की कहानी, थोड़ी सी चिट्ठियों की कहानी पहले तो बताइए, लच्छी की कहानी और फिर इन चिट्ठियों की कहानी जिन पर ये किताब पूरी खड़ी हुई है। ये आपने बहुत एक्चुअली मेरे ख्याल से आपने नस को छू लिया इस किताब की चिट्ठियों की बात करके। बहुत लोगों ने किताब जिन्होंने पढ़ी है शायद, और मैं थोड़ा बताऊंगी इसके बारे में अभी, पर जिन्होंने पढ़ी है उनमें से कई लोगों के जवाब, खास करके जो लोग इस अब नाना नानी या दादा दादी है ऑलरेडी, उनका सबसे पहला रिएक्शन था कि मैं अपनी चिट्ठियां कहीं छुपा देता हूँ कि मेरी पोती के हाथ ना लग जाए, कोई मेरी पोती ना निकल जाए ऐसी जो बाद में मेरी चिट्ठियां पढ़ ले। मेरे ख्याल से क्योंकि मैं मेरी ट्रेनिंग एक शोधकर्ता के रूप में है जिसकी जीवन में कागजों का, दस्तावेजों का बहुत अहम महत्व होता है, पर मैं क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हूँ जो कि सिर्फ कागज या दस्तावेज नहीं, जो सामाजिक विविधता डेली लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में निकल के आती है, उसमें भी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज और किस तरह के विरोधाभास हो सकते हैं, उनको भी मैं उतना ही इम्पोर्टेंट समझती हूँ जितना कि दस्तावेजों और कागजों में लिखी हुई बातें। तो इसलिए जब प्रेम पत्र जैसी एक अजीब चीज आपके हाथ लग जाती है तो उसको किसी एक कैटेगरी में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रेम पत्र एक तरह के दस्तावेज भी है, एक तरह के आर्काइव भी है, एक तरह के यादों का इंडेक्स भी है, पर वो है तो प्रेम पत्र है, तो वो प्रेम के रस से, थोड़ी लड़ाई से, थोड़ी झड़प से, थोड़ी शिकायत से भरे हुए। तो मेरे लिए, मेरे ख्याल से ना, मेरे जो आइडियोलॉजिकल दिमाग और एक इमोशनल दिमाग के बीच जो लिमिनल स्पेस होती है ना, जो खाली एक जगह होती है, जो उसका बाउंड्री होता है, पड़ोस होता है उसका, मैं बहुत विचलित हो गई एक्चुअली वो प्रेम पत्र। तो कहानी ये है कि मेरे नाना की मृत्यु उपरांत नाना जी को उनकी पेंशन मिलने वाली थी, तो उसके लिए हमें नानी की उम्र का कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए था, और वो ढूंढने नानी मेरी माँ के साथ अल्मोड़ा पहुंची। उन दिनों में अल्मोड़ा में ही थी। तो हमने एक मुहिम शुरू की कि चलो इस कमरे में होंगे, उस कमरे में होंगे, इस अलमारी में होंगे, पर नानी को कुछ कुछ याद था कि अगर मिलेंगे तो मेरे ही कमरे में मिलेंगे। और उस कमरे में और तो कुछ नहीं मिला, एक्सपेक्टेड चीज़ें मिली, साड़ियाँ, फोटो, कंबल, टोपियाँ, पर जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे हाथ लगी वो था एक वैनिटी बॉक्स, एक श्रृंगार दान। तो पहले तो यही समझना कि किसी की नानी के पास एक श्रृंगार दान हो सकता है, क्योंकि नानियाँ दिमाग में नानियाँ ही बन जाती हैं। वो ही मेरे लिए एक अचंभे की बात थी। अच्छा, अब श्रृंगार दान अगर कुछ दिख जाता है तो आप सोचेंगे कि उसके अंदर श्रृंगार की चीजें होंगी या कुछ और टूटी फूटी ज्वेलरी होगी, कुछ होगा।
पर उसको जब आप खोले और उसके अंदर कागज़ों का ढेर मिले, चिट्ठियों का हुँ, ढेर मिले, तो अचंभा और बढ़ जाता। हुँ, जब मेरे वो हाथ लगा तो मुझे पता नहीं था कि उन चिट्ठियों में क्या है, उन कागज़ों में क्या है, पर एक बहुत सरप्राइज़ से ज़्यादा एक बहुत ऑकवर्डनेस का आभास था, एक हुँ, विचलित होने का आभास था कि ये कागज़ क्या कर रहे हैं इस श्रृंगारदान में। हुँ, और जैसा अक्सर नातिनों के साथ होता है, नानी से कुछ पूछना नहीं पड़ता है, बस कर देते हैं कि नानी हुँ, मैं साड़ी ले रही हूँ, नानी मैं ये शॉल ले रही हूँ, नानी ये काट दूँ। तो उसमें अधिकार रूप आप करते हैं हमेशा नानियों दादियों के साथ। माँ से आप भले ही पूछ लेंगे आप एक बार डर के मारे या पिताजी से, पर नानी से कभी पूछा नहीं जाता है, परमिशन नहीं लेनी पड़ती। हुँ, लेकिन जैसे ही मैंने वो पहली चिट्ठी खोली और उसमें नानी का नाम देखा हुँ, और लिखा हुआ देखा प्रिय लक्ष्मी, हाँ, और नाना की हैंडराइटिंग में, जो कि उनकी हुँ, हैंडराइटिंग मतलब वो सिर्फ उन्हीं की हो सकती है। जैसे कि किसी की पर्सनैलिटी उसकी हैंडराइटिंग में झलकती है, तो मेरे नाना जी की हैंडराइटिंग ऐसी थी कि आपको देखना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा किसने लिखा है, वो पता था कि उन्होंने लिखा है, क्योंकि उनकी लेखनी साफ बहुत लिखा। ही हुँ, पर्टिकुलर थी, एक तरह की मोतियों जैसी। हाँ, अ, तो मुझे ये पहले 2 शब्द सुन के ही ये कल्पना झटका दिया। करना कि हाँ, नानी कभी नाना के लिए प्रिय हो सकती है या ओहो! प्रियतम हो सकती है या प्रियतमा हो सकती है, ओह! यही मुझे एकदम हाँ, झकझोर दिया, क्योंकि जो रोमांस या प्यार के तरीके हैं या फीलिंग्स है, वो एक तो कितनी हर इंसान से डिपेंड अलग-अलग होती हैं। पर नाना-नानी का रोमांस की कल्पना करना एक हुँ, एक ग्रैंड डॉटर के लिए दोनों ही चीज़ें हो सकती है, या तो बहुत एक्साइटिंग हो सकती है या बहुत ही शॉकिंग हो सकती हैं। तो कहानी वहाँ से शुरू हुई तो ये और कितनी कितनी देर शॉक शॉक कब तक रहा? फिर वो शॉक कन्वर्ट कब हुआ? वो शौक मुझे महीनों तक रहा। वो शौक मुझे जब तक मैंने वो चिट्ठियाँ 2-3 बार नहीं पढ़ ली, बार-बार नहीं पढ़ ली नानी के हुँ, परमिशन के साथ, हाँ। जो मुझे लगता है नानी ने थोड़ी मजबूरी में मुझे दे ही दी, क्योंकि मैं भी पीछे नहीं हट रही थी। अ, और जब मैंने वो लेकिन वो चिट्ठियाँ भी ये किस्सा भी जो किताब में दिखता है, वो तो काफ़ी दिलचस्प है, जिसमें नानी से परमिशन माँगी नहीं गई है, नहीं, हाँ, लेकिन नाउ नानी ने ये परमिशन दे दी है। बिल्कुल, अब ये नानी से फिर से पूछना पड़ेगा। मैंने कई बार कोशिश की है, पर नानी इस बात को टाल देती है। हुँ, पर मुझे याद है कि जब मेरे को चिट्ठियाँ हाथ लगी और मैंने कोशिश भी की माँ और अपने मामाओं को सुनाने की, तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं हमको नहीं सुनना, हमें मत बताओ। हम नहीं सुन सकते। ये अ, तो मेरे ख्याल से मुझे भी समय लगा कि ये जो रिश्ता है, जो कि एक तो से दाम्पत्य का रिश्ता है, उस समय रिश्ते सीधे दाम्पत्य के ही बनते थे। प्यार रोमांस तो उसमें फिर होना ना होना उन दो व्यक्तियों के बीच की एग्रीमेंट से होता है, लेकिन वो एक एक ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है जो सब लोग निभाते थे और अभी भी बहुत लोग निभाते हैं। हुँ, तो दाम्पत्य के रस का उस समय के दाम्पत्य जीवन, क्योंकि उसमें पहली चिट्ठी जो है वो 1955 की है और आखिरी करीब 1976 या 77 की है। अब मैंने ढंग से उनको आर्काइव कर लिया है। सो आई थिंक जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि प्रेम पत्र को कैसे समझें? प्रेम पत्र की क्या परिभाषा है? क्योंकि पत्राचार वैसे भी एक अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो अब हम लोग कितना उससे मतलब दूर होते जा रहे हैं। उससे मुझे परेशानी नहीं है, पर गायब ही हो गया। प्रेम पत्र को समझना ही मेरे लिए अपने आप में एक मिशन बन गया था। और उसको ये देखना कि नानी ने सहेज के रखे, पर नानी ने जो वापस जवाब दिए, वो नाना ने सहेज के नहीं रखे। तो जब आप बात कर रहे थे कि महिलाओं की और महिलाओं का फैमिली ट्रीज में आना या ना आना, मेरे ख्याल से एक तरह से भले ही महिलाएं फैमिली ट्री में नहीं आती, पर यादों की जो कीपर होती हैं, जो उसकी यादों का ट्रेजरर कह खजाना लीजिए दरअसल होती महिलाओं के पास ही होता है और इसीलिए वो कहानियों महिलाओं के के पास साथ ही होता अक्सर नानी का ज़िक्र आता है, नानी की कहानियाँ होती हैं। बिल्कुल। वो खजाना जो है आप ट्री बना लीजिए, पर उस हुँ, ट्री में कौन कैसा था, ये समझने के हाँ, लिए आपको जाना पड़ेगा किसी नानी के उसमें पास ही। उसमें रंग भरने अ, का काम महिलाएँ ही करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल यानी से वो वो पत्र में वही उन्हीं पत्रों से शुरुआत हुई, उन्हीं पत्रों से मैंने सोचा कि ये कुछ नॉवल जैसा रूप ले सकती है।
क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ इनको एक अपने लिए, अपनी यादों के लिए, कभी बाद में डायरी के पन्ने पलटूंगी उसके लिए लिख रही थी। पर मेरे ख्याल से वो पत्रों ने इसको एक ठोस रूप दिया, एक आधार दिया, और एक तरह का ध्येय दिया कि हम प्रेम को कितनी तरह से समझ सकते हैं। और ये नानी के प्रेम से जो मैंने शुरुआत की थी, वो नानी और नाना के अपने प्रेम से कितना कितना सेम है, कितना अलग है, ये समझने का एक तरह से एक प्रोसेस बन गया ये। तो ये एक तरह से एक प्रेम का आख्यान कहेंगे इसे, अच्छी हिंदी में बोलेंगे तो, जो आजकल कम लोग बोलते हैं। लेकिन इसके साथ इसमें और बहुत सी चीजें हैं, जैसे पहाड़ की जिंदगी। आपने लिखा है कि जब मैं 2013 में लौट के पहाड़ आई उस वक्त, और खास तौर पर उस वक्त उत्तराखंड जाना एक बड़ा भारी झटका था। तो उस वक्त वहां जाकर क्या महसूस होता है जब आप दिल्ली से जा रहे हैं और उत्तराखंड जा रहे हैं आज की तारीख में? इस बार जब अभी पिछले हफ्ते आप उत्तराखंड गई हैं, अल्मोड़ा गई हैं, और 2013 में अल्मोड़ा गई हैं, इन दोनों यात्राओं में क्या फर्क है? ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हम 2020 में हैं, जब उत्तराखंड के निर्माण को, उसकी पहचान को 20 साल हो गए हैं। 2000 में उत्तराखंड एक स्टेट बनना था अपने आप में। तो मैं कई बार खुद आज पिछले 2 हफ्तों में सोच रही थी कि मैं अल्मोड़ा में हूँ, 2020 है। मैं बचपन में भी आती थी, 2013 में एज एन अडल्ट आई। अब 7 साल हो गए हैं उस आने जाने को, उस यात्रा को। और मैं खुद भी सोच रही थी इस बारे में कि क्या है उत्तराखंड होने का आभास, एक अलग राज्य होने का आभास। अपने अनुभव से ज़्यादा, क्योंकि मैं तो अक्सर आती और जाती हूँ, रहती नहीं हूँ इतना, तो मेरा अनुभव तो हो सकता है कि फिर भी एक सीमित अनुभव हो। पर जब मैं लोगों से मिलती हूँ, जो कि मेरे शोध के अंतर्गत मैं कई तरह के लोगों से मिलती हूँ, किसान से लेकर टैक्सी यूनियन के मालिकों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स से लेकर हर तरह के व्यक्ति से, मेरे ख्याल से एक तरह की, मैं निराशा तो नहीं कहूँगी, पर एक तरह की डलनेस है, एक तरह का जैसे कहते हैं ना, एक नमी है, एक स्टैग्नेशन वाली ठहराव वाली भावना है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि जो हमने परिकल्पना करी थी उत्तराखंड बनने की वजह, उत्तराखंड से क्या होगा, वो कल्पनाएं मेरे ख्याल से बहुत हद तक पूरी नहीं हो पाई हैं। उसकी कई वजहें हो सकती हैं, वो हम बैठ के बहुत बात कर सकते हैं कि उसकी राजनीति क्या है, क्यों है, पार्टियों की राजनीति क्या है। पर वो चेतना भले ही अभी भी है कि अच्छा हम पहाड़ में हैं, हम पहाड़ के लोग हैं, अच्छा उसमें भी अपनी विविधताएं हैं, सिर्फ पहाड़ी कह देना भर कोई परिचय नहीं है, उसमें भी अपनी जटिलताएं हैं, अपनी पहचान है। पर वो जो कल्पना का सीमित होना है, वो, और उस कल्पना का एक तरह से अंत है कि अब और कल्पनाएं करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत भारी कल्पना थी, है ना, कि हम अपना राज्य बनाएंगे और उसमें अपनी तरह से चीज़ें तय की जाएंगी, वो हमारे हित में होगा, उत्तराखंड के हित में होगा, जो भी वो एक इमेजिनेशन था। पर अब इस बात की मुझे लगता है कि इतनी त्रासदी नहीं है कि वो नहीं हो पाया, पर त्रासदी इस बात की ज़्यादा है कि अब और कल्पनाएं बाकी नहीं है। तो मैं पीछे ये देख रहा हूँ, बहुत से लोगों से बात करता हूँ, खासतौर पर उत्तराखंड से जुड़े हुए लोगों से, यहाँ भी मुझे मिलते हैं, मुंबई में भी, बाहर से भी आते हैं, कुछ एक आध लोग विदेश से आते हैं, जो कहते हैं कि मैं हर साल जाता हूँ। अभी हमारे एक सांसद हैं राज्यसभा के, अनिल बलूनी, वो कोशिश करते हैं, वो बुढ़ दिवाली 11 मना रहे थे, उनका तो अभियान है कि हर साल बुढ़ दिवाली पे सारे लोग अपने अपने गांव जाके मनाएं, जो कार्तिक पूर्णिमा के पहले जो एकादशी होती है, उस दिन पुराना पर्व है पहाड़ का। तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वापस जाने की सोच रहे हैं, लेकिन जब जाते हैं फिर उनको वहां की तकलीफें महसूस होने लगती हैं। बाहर से तो बहुत रोमांटिक लगता है ना, पहाड़ पर होगा, एक छोटा सा घर बनाएंगे, वहां रहेंगे और आराम से जिंदगी बीतेगी। लेकिन जब वहां जाते हैं और लगता है कि अब यहाँ सामान नहीं मिल रहा है, यहाँ अस्पताल नहीं है, इलाज नहीं हो सकता है, तो ये जो बाहर से आने वाले लोग भी मिलते होंगे जब आपकी बातचीत होती है, और जो लोग वहां बसे हुए हैं, लगातार रह रहे हैं,
इन दोनों के बीच में किस तरह के रिश्ते या किस तरह का तनाव खिंचाव चलता है? ये सवाल एक यूनिवर्सल सवाल है, मेरे ख्याल से कहीं जाएगा नहीं है। 10 साल पहले भी ये सवाल पूछ रहे थे, शायद 10 साल बाद भी ये सवाल पूछेंगे। मैं अपने तरफ से कम एक अनिल कार्की बड़े अच्छे कवि हैं उत्तराखंड के, पिथौरागढ़ जिले के। कवि भी हैं, किसान भी हैं, लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं। वो एक बड़ी उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जिन्होंने कही थी कि अगर आप वापस आ रहे हैं पर आप सोचते हैं कि आप साहब की तरह रहेंगे और आपकी साहबियत नहीं जा सकती है, तो मत आइए। क्योंकि एक तो ना पहाड़ का जो आप बोल रहे हैं इमेजिनेशन जो है, खास करके जो लोग यहाँ शायद पहले रहते थे पर अब नहीं रहते, या जो लोग यहाँ कभी भी नहीं रहे पर एक कल्पना है कि हम पहाड़ जाके एक घर बनाएंगे, उसमें ऐसा होगा। उन कल्पनाओं में ज्यादातर, मैं सबको नहीं बदनाम करूंगी, पर ज्यादातर एक साहबियत का अंश होता है, एक अंग्रेजी साहबियत का अंश होता है कि सुबह देख के सनराइज देखेंगे, फिर सनसेट देखेंगे, फिर थोड़ा लिखेंगे, फिर थोड़ा पियेंगे, कॉफी भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अंग्रेज साहबों के बंगले याद भी आते हैं। हाँ, उनको सबको अंग्रेज साहबों के बंगले याद भी आते हैं। बिल्कुल, उनको बंगले ही याद आते हैं, उनको गांव शायद कम याद आते हैं। पर मैं किसी मॉरल राइचियसनेस के उसकी तरफ से नहीं कह रही हूँ ये बात। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक तरह का सही है और एक तरह का गलत है, पर वो कल्पना में विविधता आनी बहुत जरूरी है। अगर वही कल्पना है कि हमें इसको स्विट्जरलैंड बनाना है या इसको शिमला बनाना है, तो ऐसे स्विट्जरलैंड शिमला तो है ना। वो कल्पनाओं की विविधता बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग लौट के आए हैं, बहुत सारे लोगों ने आके बहुत प्रयोग किए हैं, और खासकर कि जमीनी प्रयोग, मतलब जमीन से जुड़े प्रयोग, चाहे वो एग्रीकल्चर जुड़े हुए प्रयोग हो या वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए प्रयोग हो या बायोडाइवर्सिटी से जुड़े प्रयोग हो, तो लोगों ने किए हैं। और ये जो एक और कल्पना है कि गांव एकदम भूतिया हो चले हैं, कोई है ही नहीं, वो कई मायने में सही भी है पर कई मायनों में सेंसेशनलाइज्ड भी है। क्योंकि ऐसा है ना कि बाहर अपनी समस्या को सेंसेशनल बनाना भी कभी जरूरी हो जाता है ना, तभी समस्या की तरफ आकर्षण लोगों का होता है। पर जो लोग रह रहे हैं वो इतना सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं, वो जूझ रहे हैं अपने जीवन से। वो कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में टीचर आए, वो कोशिश कर रहे हैं कि टीचर ना आए तो उन पर दबाव बनाया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल बने और अस्पताल में डॉक्टर उनकी बात सुने। तो उस तरह का दबाव लोकल लेवल पे बनता है, बिगड़ता भी है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सक्सेसफुल रहता है। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात से भी त्रस्त आ चुके हैं कि हम हमेशा वेट करें, इंतजार करें कि कोई आएगा, कोई बाहर से आएगा, कोई लौट कर आएगा और फिर इन समस्याओं का हल करेगा। मेरे ख्याल से नई पीढ़ी जो है गाँवों में, जो कि गाँव में, कस्बों में, शहरों में नई पीढ़ी है जो दुनिया से परिचित है, खासकर कि आजकल सोशल मीडिया और इसकी वजह से लोगों का परिचय हो चुका है दुनिया से। उनको परिचय कराने के लिए मेरा आना जरूरी नहीं है यहाँ पर। वो परिचित है समाज से, दुनिया से, दिल्ली से, देहरादून से, और उनके कोशिशें जारी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमें इसे ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट या हताश रूप से लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो हताशा फिर आपको ओवर पावर कर जाती है। जैसे कई बार मैं सोचती थी कि अरे हिंदी कुमाऊनी के प्रति अब तो लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं लिखते हैं। मैं अपनी ही हताशा में डूबी हुई थी। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चाहे वो एक बाजारीकरण हो हिंदी का, चाहे वो किसी भी वजह से हो, हिंदी जिंदा है, कुमाऊनी भी जिंदा है, उसके प्रयोग जिंदा है। आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आप कोशिश करें कि आप बैठे रहें और आप तक वो पहुंच जाए। वो आपकी सहाबियत है कि ऐसा होना चाहिए। तो आपका जो सवाल था, शायद मैंने उसका काफी घुमा घुमा के जवाब दिया या नहीं दिया, पर मेरे दिमाग में अब एक ही बात है कि हमारी कल्पनाओं को और बड़ा होना पड़ेगा, हमारी कल्पनाओं को और विविध होना पड़ेगा। हमारी कल्पना सिर्फ देखी दिखाई नहीं हो सकती है, वो यहाँ रहकर, यहाँ काम कर कर, यहाँ जीवित रहकर वो कल्पनाएं करनी पड़ेंगी। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, देखिए ऐसा है ना कि लखनऊ वाला दिल्ली भागता है, दिल्ली वाला अगर चाहे तो विदेश भाग सकता है, और अल्मोड़ा वाला हल्द्वानी भागेगा ही भागेगा। तो वो सुविधाओं की जो होड़ है वो तो लगी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी।
हाँ, उससे जो बहुत अगर जो उससे जो चीज़ें अवॉइड करी जा सकती है, ख़ासकर कि मेरे ख़्याल से उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, वो एक विषम चिंता है। और उसके प्रति जन चेतना हो या सरकार का अपना दायित्व हो, उसकी तरफ तो पहल करना मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो लच्छी किताब है, किताब तो मैंने जैसे पहले बताया, ये आपकी नानी पर है। नानी की प्रेम कहानी भी है, नानी की ज़िंदगी भी है, उनके तमाम तरह के इसमें कलर्स आते हैं। लेकिन लिखा गया है सयाने समय की नई बात। इसमें सयाना समय कौन-सा है और उसमें नई बात क्या है? ये जो है ना, ये मेरे अपने समझने के लिए है। हाँ, अच्छा। ये मैंने अपने हाँ, आप को मैंने समझाने के लिए लिखा जो है। किताब आपके हाथ में है, ज़रा उसको एक बार दिखाइए दर्शकों को, क्योंकि उसमें जितने सारे नोट्स लगे हुए हैं, उसे देख के ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इतनी सारी नोटिंग्स क्यों हैं, अपनी लिखी हुई किताब पर? अ, ये शायद आपके पिछले सवाल से जुड़ा हुआ ही है मेरा ये जवाब भी, क्योंकि अ, मैं अपनी परिकल्पनाओं से भी लड़ रही थी ना, पहाड़ आते समय, आने से हुँ, पहले, यहाँ से आने जाने के बाद, उसके दौरान अ, शायद वो थोड़ा बहुत कॉलोनियल सोच का असर है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी सोच का असर है, थोड़ा बहुत दूर बैठ के सोच का असर है कि हमने पहाड़ों को, वहाँ के जीवन को ना एक भूतकाल में कैद किया हुआ है। हुँ, कि ऐसा होता था, वो इतना अच्छा समय था, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे मिलते थे, ऐसा खाना होता था, ऐसी हवा होती थी। पहाड़ी में एक शब्द भी बड़ा अच्छा है ना, उसके नरई, नराई लगना, नरे जिसे कह देते हैं कुमाऊनी में शॉर्ट फॉर्म में, नॉस्टैल्जिया जिसे हम अंग्रेजी में कह जाते हैं। अ, तो मेरे ख्याल से ना कई बारी वो कल्पना, वो इमेजिनेशन नॉस्टैल्जिया में बहुत फंसी हुई थी। और फंसी हुई रहती है। पहाड़ों को, पहाड़ी जीवन को अक्सर लोग नॉस्टैल्जिया के लेंस से ही देख पाते हैं, जैसे कि वहाँ कुछ नया हो ही नहीं रहा है, हुँ, जैसा कि वहाँ कुछ नएपन से अछूता है, और नहीं है तो रहना चाहिए कि भाई पहाड़ी हुँ, जीवन ऐसा हो कि म्यूजियम में ही ना म्यूजियमाइज कर दिया जाए उसे, कि यहाँ हुँ, की वेशभूषा, यहाँ के गाने, यहाँ का नाच, आ, आ, वो आई थिंक उसको समझने के लिए और समझाने के लिए मैंने लिखा है सयाने समय की नई बात, क्योंकि हुँ, समय तो दिन हर पल सयाना होता है ना, अभी हर मिनट एक सयाना होता जाता है, पर उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदल नहीं रहा है, या बदलने की उसमें चेतना नहीं है, वो तो हमेशा होती है। और इसलिए अपने आप को कन्विंस करने के लिए ज्यादा, और ये समझने के लिए कि नवीनता, चाहे वो कब वो डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो, वो हम चर्चा कर सकते हैं, पर वो होती है। तो पहाड़ी जीवन में भी बहुत तरह के बदलाव आए हैं। मेरा अपना शोध कई बारी सड़कों से जुड़ा हुआ है, हुँ, और सड़क यातायात और सड़क से किस तरह के बदलाव आए हैं। तो ये ना, जो शायद लोग पहाड़ों के बारे में गंभीरता से सोचते हैं या एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं गंभीरता से, ये बहुत पुरानी लड़ाई है कि हुँ, विकास या एनवायरनमेंट, सड़क हुँ, आए या ना आए, सड़क आने हुँ। से सुविधा आए या आप कठिन जीवन जीते रहें। तो ये डिबेट्स यहाँ खत्म थोड़ी हुई है, ये तो चलती रहेंगी। पर या तो इनको, आपको इन डिबेट से जूझना पड़ेगा, और जूझ के ही हल भी निकलेंगे। तो इसीलिए इसका इसका एक सब टाइटल है सयाने समय की नई बात, नहीं, क्योंकि नई बात करना भी जरूरी है। पुरानी बातों के नॉस्टैल्जिया में दबे रहना फिर एक सिर्फ रोमांटिसिज्म रह जाता है। तो ये तो भूमिका मैं कभी और बात करूँगा, न किसी और विषय पे बात होगी तब बात करेंगे। ये जो पहाड़ की पुराने और नए की लड़ाई अलग है। जो आपने सड़कों की बात की, अगर सड़कों पे आप स्टडी कर रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, तो मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि मुझे वो दिन याद है, वो ज़माना। मैं पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुआ था। मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा बर्थ प्लेस पौड़ी है। और मुझे उसके बाद में वहाँ 5 साल की उम्र में मैं वहाँ से आ गया हूँ, उसके बाद कभी गया नहीं हूँ। और जैसे कहते हैं ना, जड़ों की तरफ लौटने की इच्छा वो मेरी लगातार जागृत है। बार-बार मन करता है कि वहाँ जाऊँ, और जाऊँगा, उम्मीद है जल्दी ही। लेकिन मुझे याद है, वहाँ का बहुत कुछ याद है। मुझे याद है कि दिन भर में 1 बस आया करती थी। पूरे दिन में 1 बार 1 बस आती थी। पहाड़ पर बस स्टैंड नहीं कहते हैं, बस स्टेशन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ स्टेशन एक ही होता है, तो उसको स्टेशन बोलते थे। एक बस आती थी,
जब हम लोग कहीं आना-जाना होता था तो वहाँ गेट लगते थे, क्योंकि सड़क इतनी संकरी थी कि उसमें 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती थी। तो वो फाटक। 4-4 घंटे का गैप होता था। एक तरफ से पूरी गाड़ियों का पूरा कारवां निकलता था। आखिरी गाड़ी एक हरा झंडा लेके आती थी। उसके उस सड़क पे घुसने के बाद उस तरफ गेट बंद हो जाता था। जब वो हरा झंडा इस पार पहुंचता था, तब वो उस हरे झंडे को लेने के बाद इधर का गेट वाला दूसरी तरफ की गाड़ियों को जाने की इजाजत देता था। अभी साल भर पहले एक कार्यकर्ता हैं, वंदना शिवा, आपने नाम सुना ही होगा। बिल्कुल। वंदना शिवा जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो गेट लगता था और उस वक़्त कभी सड़क जाम नहीं होती थी। इतनी पतली सड़कें भी जाम नहीं होती थी। अब 6 लेन हाईवे बन गए हैं और वहाँ घंटों के जाम लगते हैं। तो ये कैसे चल सकता है? तो इसलिए ये तो एक अलग अलग झगड़ा, अलग लड़ाई है। लेकिन हम वापस लच्छी पे लौटते हैं, क्योंकि यहाँ किस्सा किताबों का है, बात किताब पे होनी थी, हम कहीं और पहुँच गए। ये विश्वनाथ निकेतन में ज़िंदगी के कई टुकड़े हैं। जब भूमिका ने विश्वनाथ निकेतन में अलग-अलग समय पे वक़्त बिताया है, तो अलग-अलग दौर हैं। उसमें वो समय भी है जब अलग-अलग मंजिलों पर रहने वाले लोग अलग-अलग समय पानी भरते हैं और कितना उसके साथ कितना कोलाहल होता है। और दूसरा है जब कई साल बाद विश्वनाथ निकेतन के दरवाजे खोलने के लिए भूमिका पहुँचती है। वो जब आप वापस दोबारा इतने साल बाद जाके अपने बहुत पुराने घर का दरवाजा खोलते हैं, वो क्या एहसास होता है? हाँ, ये बिल्कुल ओवरवेल्म कर देने वाला सवाल है, क्योंकि वो एहसास दरवाज़े खोलने का और बंद करने का, दोनों का मुझे ये भुलाना बहुत मुश्किल है, और मैं शायद भुलाना भी नहीं चाहती हूँ। एक तो एक सिंगल वुमन कह लें, या अ, घर की बेटी, ज़्यादा अच्छे शब्दों में, हुँ, का ननिहाल में रहना इतना अनयूजुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों ही हो हुँ, सकता है, वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। मैंने कभी इस कल्पना से नहीं सोचा कि मैं अकेली औरत इस बड़े घर में रहूँगी, कैसे होगा? क्योंकि मुझे उस समय मैं बहुत रोमांच से, बहुत उत्साह से भरी हुई थी। अल्मोड़ा हमेशा मेरा ऐसा एक उत्साहवर्धन करता है, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, ज़िंदगी के प्रति उत्साह फिर से बन जाता है। लेकिन उस समय जब मैं वापस आई थी, तो मेरे नाना जी के छोटे भाई और उनकी पत्नी, मेरे माँ के कक्का चाची थे वहाँ पे कुछ समय के लिए। हुँ, अब वो दोनों नहीं रहे इस दुनिया में, बट वो उस समय थे उस घर में। और वो कुछ समय बाद चले गए, जब मुझे सही मायने में वहाँ पे अकेले रहना शुरू करना पड़ा। मेरे ख्याल से उन दरवाज़ों को खोलना और बंद करना मेरे लिए एक खोज बन गई। अ, घर ज़्यादातर वो बहुत सामान्य घर है, ऐसा नहीं है। कई बार मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ या चर्चा करती हूँ, तो लोग सोचते हैं, वही ना, एक तरह की कल्पना कि यार इतना पुराना घर है, तो कैसा अजायब घर सा होगा ना। पर घर ज़्यादातर किसी का भी घर हो, वो जो लोग रहते हैं हुँ, उनके लिए अजायब घर ही बन जाते हैं घर। चाहे वो कैसा भी मॉडर्न घर हो या पुराना घर हो। तो मेरे लिए ना वो घर एक अजायब घर ही बन चुका था। और उसमें अकेले रहने की पहचान, अकेले रहने की समस्याएँ, अकेले रहने का आनंद, ये तीनों चीज़ें, क्योंकि पुराने घरों को सँभालना मतलब शायद हर घर की कहानी है, पुराने घरों की जो उस दशक में बने हैं, जो अभी शायद 60, 70, 80 साल के हों, क्योंकि उस घर का पुराना हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो बहुत पुराना है। वो करीब, मेरी समझ में 150 से ऊपर पुराना होगा, साल पुराना होगा, क्योंकि वो हाँ, मिट्टी और पाथर वैसा बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर सीमेंट का घर भी बना। और मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की, और बहुत सारे दोस्तों के नाना जो होते हैं, नाना या दादा, वो घर बनवाते थे, है ना, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए, जिनके पास वो रिसोर्सेज थे। और वो ज़्यादातर सारे घर बहुत अटपटे होते हैं। बहुत कम हुँ, नाना या दादा होते हैं जो बहुत सजीले घर बना के छोड़ जाते हैं। हाँ, तो उन घरों के अटपटेपन को समझना अपने आप में एक आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग हो सकती है। तो मैं उस घर के अटपटेपन से भी बहुत जूझती थी, और कल्पना करती थी कि ये अटपटापन जो है, वो इसके जीवन को कितना छूता था, उसके जीवन को कितना निर्धारित करता था। और शायद मेरे में अंदर ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था, क्योंकि एक बड़े फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट
रहे हैं बोर्डू करके, उनका कहना था कि हमारा जो मटेरियल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत हद तक तय करता है हमारा इमोशनल और सोशल एनवायरनमेंट। उनके दोनों में बहुत बहुत डीप तालमेल होता है। तो मेरे ख्याल से उस घर की जो पारिवारिकता थी, और पारिवारिकताएं हमेशा सुघड़ या आसान या लचीली नहीं होती हैं, जटिल और अटपटी भी होती है। तो मैं उस घर के दरवाजे खोलने से बंद करने तक मैं पारिवारिकताओं में घर कैसे कैद होते हैं और घरों में पारिवारिकता कैसे कैद होती है, इसके ये मैंने कई आभास किए। और फिर मैं उसके लिए ना हमेशा क्लूज ढूंढती रहती थी, कभी खिड़कियों में, कभी पुरानी अलमारियों में, कभी गद्दे के नीचे, कभी तकिए के खोल के अंदर। तो एक तरह से मेरी जासूसी हमेशा चालू रहती थी, और वो बहुत बहुत फ्रूटफुल भी रही। बहुत सारे लोग शायद उनको पता भी नहीं है कि मैंने अभी क्या क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है जो मैंने अभी खुलासा नहीं किया है। अब मुझे खुद काफी करेज चाहिए वो खुलासे करने के लिए। तो यानी कि अभी खानदान में बहुत सारे धमाके होने बाकी हैं। हाँ, मैं तैयार कर रही हूँ धीरे-धीरे लोगों को उसके लिए। तो अब मैं, ऐसा है कि इस किताब के बारे में ज़्यादा बात करूँगा तो ये किताब खुल जाएगी, फिर दर्शक वो पाठक पढ़ेगा क्या? एक सवाल ये है। लेकिन एक चीज़, इसमें 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। एक है विचित्र किंतु सत्य और एक है अल्मोड़ियत। तो मैं पहले अल्मोड़ियत पे बात कर लूँ। क्योंकि अल्मोड़ियत जो है, ये बाकी शहरों के लोग समझते होंगे कि अल्मोड़ियत क्या होगी? अल्मोड़ा क्या शहर है और उसके बारे में क्या ख़ास हो सकता है? मुझे थोड़ा एहसास है, क्योंकि मतलब परिवार मेरा अल्मोड़ा का है, हम अल्मोड़ा के जोशी हैं। तो और अल्मोड़ा के बारे में एक चीज़ जो हमारे समाज में बहुत प्रचलित है, वो ये है कि अल्मोड़ा के हर घर में एक पागल ज़रूर होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूं, वरना लोग गाली देने लगेंगे। एक्सप्लेनेशन ये है कि साहब, वहाँ सब लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं, इतना पढ़ते लिखते हैं कि उनमें किसी न किसी एक का घर में पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। तो ये इशारा है। तो अल्मोड़ियत, वो अल्मोड़ियत क्या है इससे इससे अलग? तो आपने जो जिक्र किया, तो कई लोगों ने समझा कि मैं पक्की अल्मोड़िया हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत पढ़ लिख के मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। तो मेरे लिए बहुत इट वाज वेरी इजीली एक्सेप्टेबल कि अरे ये भी हम ही में से एक है। अच्छा, ये अपने अपने ही शहर की है। अपनी ही है, अपनी ही लड़की है। उसके लिए एक बहुत फेमस यहाँ पे यूसेज भी है। अक्सर लोग जब मजाक उड़ाते हैं तो कहते हैं ना, पहाड़ के लोग कुछ बोलते हैं। हाँ। तो एक मुहावरा सा भी है कि 100% लिटरेसी, 100% ल्यूनेसी। सो 100% लिटरेसी और 100% लूनेसी। तो ये परिचय भी है अल्मोड़ा का। ये अल्मोड़ा परिचय भी पहला होगी। साक्षर जिला था उत्तर प्रदेश का। हाँ हाँ, बिल्कुल 100% बिल्कुल। लिटरेसी वाला। ये परिचय भी है कि घर में पत्थर मारोगे तो आवाज निकलेगी BA LLB BEd MEd। हाँ, तो डबल MA के भी बहुत पढ़ाई, प्रश्न वहीं शुरू हुए हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से उसके एक्चुअली उसके ये तो एक हास्य करने के लिए एक वजह हो गई, पर उसके प्रति पीछे एक डार्क स्टोरी ये भी है कि पढ़ाई ही एक रास्ता है कुछ करने का। अगर आपको एक तरह का जीवन चाहिए कंफर्टेबल, जो आजकल तो बहुत डिजायरेबल है, एक तरह का मध्यम वर्गीय जीवन है, तो सरकारी नौकरी। एक जमाने में सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई, अब सरकारी नौकरियां नहीं है तो अब तो रखी प्राइवेट नौकरी, उसके लिए भी पढ़ाई। तो मेरे ख्याल से क्योंकि और कोई आयाम इतने तब भी नहीं थे और अभी भी इतना बदला नहीं है उस मायने में कि नौकरी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और नौकरी ही उस जीवन का स्रोत है, उसके लिए पढ़ाई। तो मेरे ख्याल से वो एक कटु सत्य है, क्योंकि आपको इतने लोग मिल जाएंगे 3-3 बार MA किए हुए, 4-4 बार MA किए हुए हैं, और आपको बहुत तरह की सजेशंस मुझे कितनी बारी मिल चुके हैं कि यार आप ऐसा क्यों नहीं कर लेती, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेती, और अरे आपने एक ही MA किया है, मैंने तो 3 किए। तो इस सब के पीछे एक कटुता भी है, इन सब के पीछे एक जिसे डेमोग्राफी की भाषा में जो कहते हैं, जब इंसान को, जो कहते हैं ना, इंसान को जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो रास्ता बना लेता है। तो शायद वहाँ की जिंदगी इतनी मुश्किल थी कि उन इंसानों के पास ये रास्ता बनाने के अलावा कोई रास्ता था नहीं।
कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, तो अल्मोड़ियत का एक ये परिचय है। दूसरा परिचय है कि दूसरों के काम में टांग अड़ाना, टांग नहीं अड़ाना, एक्चुअली जब मैं कह रही हूँ नाक डालना, टांग नहीं अड़ाना, कि आपके बारी, आप 2 बारी निकल जाइए शहर में, हाँ, 2 दिन लगातार दिख जाइए मार्केट में, बाजार में, हाँ, आपकी वंशावली लोगों को पता चल जाएगी। हाँ, अगर आपका कुछ भी इतना सा भी नाता है यहाँ से, यहाँ के किसी भी रेसिडेंट से, यहाँ के किसी भी रहने वाले से, अगर आपका इतना सा भी नाता है, तो वो पब्लिक न्यूज बन जाती है बहुत जल्दी। तो ये जो परिचय है शायद छोटे शहरों के हुआ करता, आप सही कह रहे हैं। भूमिका, जो बात आप अल्मोड़ा के बारे में कह रही हैं, ये बात तो मैं लखनऊ में पुराने शहर में बहुत देखता हूँ। ये तो ऐसा, वहाँ के लोगों की भी ऐसी आदत होती है कि आप मोहल्ले में जाइए। मेरे एक दोस्त थे, उनके साथ में जाके बैठता था अक्सर। वहां से जो भी गुजरेगा वो अपनी बात रोक के अचानक पूछते थे, हाँ भाई कहाँ जाना है, किससे मिलना है। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा तुम अपना काम करो, तुमको क्या लेना देना है इससे, ये आदमी कहाँ जा रहा है। बोले तुम बाहर से आए हो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये हमारे मोहल्ले में कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके घर जा रहा है, चोर हो तो अपने को पता होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये पुराने जमे हुए समाजों की के लक्षण हैं, जो जो अपने यहाँ सब जमे हुए, सबको पता है आसपास क्या है, दूर दूर तक लोगों को खबर है कि अच्छा ये लड़की जो जैकेट पहन के घूम रही है ये किस घर में किस परिवार में आई है, कितने दिन पहले आई थी, और ये उनकी नातिन है या उनके यहाँ मेहमान आई है। ये खबर कुछ उस दिन ही पूरे शहर में फैल जाती है। ये ये मेरा अपना पुराने अनुभव। फेसबुक और पुराने इंस्टाग्राम है भाई, ये अब तो लोगों को ऐसे करना पड़ता है ना कि इज फ्लाइंग टू बॉम्बे फ्रॉम दिल्ली वाया केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उससे पहले के चेक इन है। अगर आप इसको खास करके एक महिला की नजर से देखें तो कई बार मैं इसको एक तरह की सोशल सर्वेलेंस भी मानती हूँ कि खबर पूरी है, कौन कहाँ है, किसके साथ है, शाम को क्या खाया, क्या पिया, किसके यहाँ गए, सब कुछ आपको मालूम है। एक तरह की सर्वेलेंस भी है, पर मेरे ख्याल से जो लोग जमे हुए हैं उनके लिए एक तरह का अपनापन प्रकट करने की का तरीका भी है। इसमें एक तरह का अपनत्व भी है, और ये रहकर ही समझ में आता है जब आप यहाँ के सही मायने में अल्मोड़िया बन जाते हैं, जब आपकी रुचि भी बाकी लोगों के जीवन में, पड़ोस में, दिनचर्या में उतनी ही होने लगती है जितनी की बाकियों की आप में, तो आप सही मायने में अल्मोड़िया होने का क्लेम दावा कर सकते हैं। लच्छी किताब की नायिका तो लच्छी हैं, आपकी नानी हैं, लेकिन लच्छी के अलावा वो कौन से कैरेक्टर हैं जिन पे पाठकों को बहुत ध्यान देना चाहिए? एक तो कैरेक्टर पूरा है विश्वनाथ निकेतन का, वो एक पात्र है, वो घर है, पर घर भी पात्र हो सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसे नॉवेल्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें घर पात्र होते हैं, ये कोई नायाब बात नहीं है। और मेरी अपनी रुचि भी शायद हमेशा से इस तरह के ऐसे तरह के उपन्यासों में, ऐसे तरह की कहानियों में, कविताओं में है जहाँ घरों के परिचय भी उतने ही सजीव, उतने ही महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। और दूसरा पात्र जो है, मेरे ख्याल से किसी एक पर्टिकुलर पात्र को कहना तो मेरे लिए मुश्किल होगा एक लेखक के तौर पे, पर अल्मोड़ा ही है एक दूसरा पात्र, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये कहानी का नाम लच्छी है, पर इस कहानी का नाम लालटेन वाला घर, इस कहानी का नाम लाला बाजार वाला शहर, इस कहानी का नाम सिर्फ अल्मोड़ा भी हो सकता था, क्योंकि शहरों की क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या परिचय होते हैं, उसी से आप भी अपना परिचय देते हैं ना। जब आप कहते हैं कि अब आप बम्बईया हो चुके हैं, या जब हिमांशु कहता है कि वो लखनऊआ है और मैं कहती हूँ कि मैं खिचड़ी हूँ, तो हमारी परिचय भी तो कितने उनसे मिलजुल जाते हैं। तो मेरे लिए इस कहानी में अल्मोड़ा एक पात्र है, विश्वनाथ निकेतन एक पात्र है, एक बहुत ही रोचक पात्र है विश्वनाथ निकेतन के नीचे वाली मंजिल में रहने वाले गोपू कक्का। बहुत ही मजेदार किरदार है वो हमारे जीवन में, अल्मोड़ा के जीवन में। मेरे ख्याल से अल्मोड़ा के जीवन में ऐसे बहुत सारे कक्का मिल जाएंगे जो बहुत ही रोचक होते हैं, क्योंकि कक्काओं में के साथ आप एक तरह का
मज़ा, मज़ाक, हँसी, प्यार भी कर सकते हैं, पर वो अपना अधिकार भी आप पे जता सकते हैं जब मौका आए तो। तो वो बहुत ही एक नेगोशिएशन वाला रिश्ता होता है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट करते रहते हैं कि आज किसका पलड़ा भारी है। तो ऐसे कक्का-चाचियों का भी बहुत मेरे लिए बहुत रोचक वर्णन है जो शायद लोगों को मज़ा आए, क्योंकि वो हर कोई अपने में एक किरदार है। हर किसी का एक, जैसे सिनेमा वाले जब लिखते हैं ना तो एक पात्र की एक खासियत होती है। हुँ। तो सिनेमा भी तो ख़ैर जीवन से ही सजीव होती है। तो ये मेरे लिए उस तरह के सिनेमैटिक पात्र बन चुके हैं मेरे मेरे दिमाग में, मेरे कॉन्शियस में, जिनकी मैं जब कल्पना करती हूँ तो वही उनकी खासियतें उभर के आती हैं। तो अगर लोग पढ़ेंगे तो शायद वो उनको भी रोचक लगेगा। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आपने एचसी तिवारी का नाम नहीं लिया। मुझे तो उम्मीद थी कि पहला नाम उन्हीं का आएगा। शायद ही, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने नाना और लच्छी दोनों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो तो वजह है ये किताब लिखने की, वो हुँ, पात्र तो नहीं है। हुँ, वो प्रेमिस है इस किताब की, वो इस किताब का आधार है। हुँ, तो उनको पात्र कहना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो अवसर है इस किताब को समझने का, लिखने का मेरी तरफ से और फिर से पढ़ने का। तो केवल पात्र तो खैर नहीं है बिल्कुल भी। और सबसे मेरे ख्याल से अजीब बात यह है कि एचसी तिवारी जो बहुत ही मुख्य रूप से है कहानी में कई जगह, हुँ, वो किताब को कभी देख नहीं पाए। और जो हुँ, लोग पढ़ेंगे वो ये भी जानेंगे कि अ, जब मैं अल्मोड़ा में आई और मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने उनके कानूनी दुश्मन से ये काम करना शुरू किया उनके साथ। तो मेरे ख्याल से हाँ, मेरी बहुत अच्छा। हिम्मत अभी भी नहीं है कि मैं कह पाऊँ कि इस किताब में वो भी है और मैंने ये किताब लिखी उन्हीं वजहों से। तो शायद वो मेरा मेरा भीरूपना है कि मैं अभी भी नहीं वो कह पा रही हूँ। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आपने जहाँ काम शुरू किया वो बिल्कुल उनके साथ ही उनका मुकदमा चला करता था और लंबे समय तक चलता रहा। अभी चल रहा है कि खत्म हो गया है? अब तो खत्म हो गया है क्योंकि अब मेरे ख्याल से दोनों तरफ के वकील नहीं रहे, दोनों तरफ के मुख्य क्लेमेंट्स नहीं रहे। हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए जिनको जो देने थे। तो मेरे पर अब, और मुझे लगता है कि अब किसी के पास ना नाना जी जैसी, ना उनके जो दूसरे लिटिगेशन पार्टी थी उनकी जैसा कमिटमेंट बचा भी है। तो भूमिका बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, लच्छी के बारे में बात करने के लिए और लच्छी किताब लिखने के लिए। लेकिन एक एक सवाल है कि लच्छी लिखी किसके लिए गई है? किन लोगों को इसे पढ़ना चाहिए आपकी नज़र में? आ, वाह, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं क्योंकि मैंने लच्छी अपने लिए लिखी थी। हुँ, तो मेरे बहुत सेल्फिश वजहों से लिखी थी। पर मेरे ख्याल से जिसको भी छोटे शहरों में, पहाड़ी जीवन में और अपनी पहचान तय करने की परस्यूट हो, वो इस किताब में कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। हुँ, मुझे इस किताब से बहुत कुछ मिला जो मैंने सोचा भी नहीं था और जो मुझे मिलता रहता है निरंतर। अभी भी हर दिन मुझे कुछ ऐसा कोई कह जाता है, आज आपसे बात करके लगा, पर हर दिन ऐसा कोई अवसर आता है। तो मेरे ख्याल से लेखक तो बहुत, मेरे अगर अपने आप को लेखक मानूं तो बहुत सेल्फिश होते हैं। मैंने बहुत सेल्फिश वजहों से लिखी है किताब। तो मैं किसी और को कहूँगी तुम पढ़ो और तुम्हें इसमें ये मिलेगा, मैं कहूँगी मुझे ये मिला, अगर तुम ये ढूंढ रहे हो तो शायद तुमको भी मिल जाएगा। वाह! ये अच्छा जवाब है कि किताब तो मैंने अपने लिए लिखी थी, आप इसको जैसे पढ़ना चाहें पढ़ लें। मैं ये कहूँगा कि भई मुझे ये किताब पढ़ के बहुत आनंद आया, उसकी वजह ये हो सकती है कि मैं लखनऊ से जुड़ा हूँ, मैं अल्मोड़ा से जुड़ा हूँ। लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है मैं इन शहरों से ना जुड़ा होता तब भी मुझे ये किताब पढ़ के इससे कम आनंद नहीं आता। आपको शायद ये अपने अंदर झाँकने का मौका दे रही है। आपको ये अपने रिश्तों में झाँकने का मौका दे रही है। आपको भी शायद अपने नाना-नानी को देख के अचानक ख़्याल आने लगे, क्या ये भी ऐसे ही होंगे? तो जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये किताब क्या है। भूमिका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत, किस्सा किताबों का और आपका।
लच्छी की लेखिका भूमिका जोशी से ये बातचीत आपको कैसी लगी, बताना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। किसी और किताब के बारे में आप चर्चा सुनना चाहते हैं, किसी किताब के बारे में जानना चाहते हैं, किसी किताब के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी बजाइए। और बातचीत आपको पसंद आई है तो इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें और इसको लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।